हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डेबिट क्रेडिट रूल को समझाया था। तो वो जो पार्ट था, पार्ट फर्स्ट था, जो आज मैं डाल रहा हूँ वो पार्ट सेकंड है। और इसमें कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको उसमें जो पार्ट फर्स्ट है उसको समझने में हेल्प करेंगे। तो इसमें जो है हम और डिटेल में जाएंगे और इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो फर्स्ट पार्ट में रह गए थे, तो मैं इस सेकंड पार्ट में उसे कवर कर रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटीज़ जो होती है वो किसी और का पैसा होता है। मतलब जैसे मान लीजिए लाइबिलिटीज़ में इक्विटी जो है वो वैसे तो लाइबिलिटी साइड में जो बैलेंस शीट की होती है उसमें इक्विटी और अदर लाइबिलिटीज़ दोनों होती हैं, लेकिन इसमें जो लाइबिलिटी है वो अदर देन इक्विटी है। मतलब बाहर वालों का पैसा, मतलब बाहर वालों का पैसा आप कह सकते हो किसी भी इंडिविजुअल से मैंने उधार लिया है या फिर किसी बैंक से मैंने लोन लिया है, तो वो जो है लाइबिलिटी हो गई किसी और का पैसा। प्लस इक्विटी कौन सी हो गई, जो कंपनीज के ओनर हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है कंपनी के अंदर, तो वो जो है ओनर्स का पैसा हो गया। तो ये दोनों पैसे दोनों जो है लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये दोनों ही कंपनी की लाइबिलिटी होती है। एक जो है वो बाहर वाले से लाइबिलिटी है और एक जो है कंपनी के ओनर्स की जो है वो लाइबिलिटी है कि ओनर्स को पैसा वापस करना है। अब क्या है कि जो बिजनेस में हम क्या कहते हैं कि बिजनेस के पास रन करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो वो आता है लाइबिलिटी से प्लस इक्विटी से। तो जो भी इन दोनों से पैसा आता है वो कंपनी जो है अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ करती है। वो पैसा यूज़ कहाँ करती है, जैसे इसमें लिखा हुआ इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स का मतलब ये है कि जो पैसा मेरे पास आया वो पैसा मैंने कहाँ यूज़ किया। तो यूज़ करने में कह सकता हूँ मैंने मशीनरी में यूज़ किया, फर्नीचर जो है उसमें यूज़ किया, अपने कोई टूल्स हो गए, कुछ भी हो गए। तो अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो उस मैन्युफैक्चरिंग में जो मुझे कैपिटल जो चाहिए होता है वो मैंने बाहर से ले लिया या फिर इक्विटी से ले लिया है। उसके बाद मैंने उससे मशीन परचेज़ की, मशीन परचेज करने के बाद मैंने उस मशीन को प्रोडक्शन में यूज़ किया। तो जो है ये आता है कि वेयर डिड द मनी कम फ्रॉम, जो है लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, और कहाँ वो यूज़ हुई, वेयर डिड द मनी गो, वो है एसेट्स में मैंने उन्हें इन्वेस्ट किया। अब और इसमें कई बार इन्वेस्टमेंट भी आपने देखो, इन्वेस्टमेंट कब होती है कि जब मेरे पास जो सरप्लस पैसा है जो वो बच गया है, कि जहाँ जितना मुझे यूज़ करना था मैंने यूज़ किया, उसके बाद जितना मेरे पास बच गया वो मैंने आगे कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया ताकि जो मुझे है कंपनी को जो है रिटर्न मिल सके। तो ये हो गई टोटल मनी। अब वैसे तो जो है बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है मैं किसी और वीडियोस में आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है मैंने एज ए आपको एग्जांपल के लिए या फिर कह सकता हूँ मैं आपको थोड़ी सी हल्की सी नॉलेज देने के लिए कि कैसे बैलेंस शीट जो है बनती है या फिर उसमें कैसे काम होता है, इसके लिए मैंने आपके लिए जो है दोनों फॉर्मेट्स जो है वर्टिकल फॉर्मेट्स और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट्स दोनों ही यहाँ पे बनाए हैं। अब जो वर्टिकल फॉर्मेट है वो कहाँ काम आता है, जो कंपनीज जो होती हैं, जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनीज जो होती हैं उनके लिए जो है वर्टिकल फॉर्मेट बनता है। इनको हम शेड्यूल 3 भी कहते हैं। तो इसमें जो है फॉर्मेट जो है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है। और इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि जो बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी एज ऑन फॉर द पीरियड। अब जो बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी है उसके बाद मुझे यहाँ पे पीरियड लिखना होता है कि मान के चलिए अगर जैसे 31 मार्च 2022 के लिए मैंने बैलेंस शीट बनाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2022, तो ऐसे करके। उसके बाद आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें आता है पार्टिकुलर्स, उसके बाद आता है अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लिखते हैं एसेट्स। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कहाँ कंपनी ने पैसा लगाया है, तो एसेट्स में आ गया नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जो है वो हो गए मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो भी है वो नॉन करंट एसेट हो गए। और करंट एसेट कौन से हो गए, जो हो गए डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, और ये सब हमारे करंट एसेट्स हो गए। और ये सब जो है मैं आपको बाद में जो एक सेपरेट वीडियो में पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप इसको ऊपर से आप समझ लीजिए कि बैलेंस शीट बनती कैसे है। तो ये जो है हमारा टोटल एसेट आ गया, जिसकी मैं टोटलिंग यहाँ पे कर दूंगा। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो मेरी हेडिंग आती है वो आती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, जो मैंने आपको वैसे ही ऊपर समझाई थी कि लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आ गई, जिसमें इक्विटी सबसे पहली जो है सब हेडिंग होती है, जिसके अंदर जो है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जो भी शेयर्स जो हैं इशू किए हुए हैं कंपनी ने, वो इसके अंदर में दिखते हैं। नॉन करंट एसेट्स में जो है और जो नॉन करंट एसेट्स हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं और जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं जो मैंने बाहर से पैसे लिए हैं या फिर मेरे को कोई लायबिलिटी है जो मुझे बाहर की चुकानी है, तो वो सब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और यहाँ पे वैसे ही टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हो गया। अब जो टोटल एसेट्स हैं और जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हैं, ये दोनों जो हैं मैच होनी चाहिए। मतलब ये कि जो इनका जो टोटल बैलेंस है, मतलब टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़, ये दोनों जो हैं ये आपस में एकदम बराबर की इनकी जो है वो टोटलिंग आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि लायबिलिटी प्लस इक्विटी जो है वो बराबर होती है एसेट्स के। तो अगर आपने पैसा जो है वो ज़्यादा लिया हुआ है, ज़्यादा है, और जो एसेट्स में इन्वेस्टेड है वो आपने कम किया है, तो ये कभी मैच नहीं होगा। तो मतलब आपने बाकी पैसे का क्या किया, इसका मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास।
इसीलिए क्या है कि हमेशा आपको रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए जो दोनों जो है लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू एसेट, ये दो जो है ये आपस में मैच होने चाहिए, तभी जो है आपकी बैलेंस शीट का नाम ही है बैलेंस करना। तो दोनों के जो बैलेंस है वो तभी सेम आएगा अगर आप ये जो है ढंग से आपने उसकी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग की है। तो आपके जो टोटल एसेट्स हैं और जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं ये हमेशा मैच होनी चाहिए। अगर सेम वैसे ही बात करें कि जैसे वर्टिकल फॉर्मेट अभी मैंने आपको बताया कि वर्टिकल फॉर्मेट होता है, वैसे ही एक टी फॉर्मेट होता है। टी फॉर्मेट कब काम आता है? अदर देन कंपनीज के केस में, जैसे इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, फर्म हो गया, ऐसे केस में जो है वो टी फॉर्मेट काम आता है। टी फॉर्मेट जो है अब जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट भी बोलते हैं इसे। तो इसमें भी ऐसे कहा जाता है जैसे बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए और फॉर द पीरियड वही जो हो गया 31 मार्च 2022 फॉर एग्जांपल अगर लेके चलें, और इसमें लेफ्ट साइड में आता है लाइबिलिटीज, उसके बाद आता है अमाउंट, फिर आता है एसेट्स, फिर आता है अमाउंट। तो जैसे ऊपर था इक्विटी था, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज था, फिर करंट लाइबिलिटीज था, सेम वैसे ही यहाँ पे लिखा जाता है। और एसेट्स में भी जैसे पहले ऊपर नॉन करंट एसेट्स था, करंट एसेट्स था, इन्वेस्टमेंट और जो भी था वो सब यहाँ लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में कि जो रियल अकाउंट्स और फर्स्ट प्रिंसिपल जो था कि व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, जो है वो कम्स इन जो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। तो वो होता था रियल अकाउंट। उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं कि कोई भी एसेट जब कैश हो गया या कुछ भी हो गया, अगर हमारे पास आ रहा है तो डेबिट करते थे, जा रहा है तो क्रेडिट करते थे, तो वो जो है उसे हम रियल अकाउंट बोलते हैं। और अगर कोई भी पार्टीज थी, मतलब कि जिससे आ रहा है किसके पास जा रहा है, तो हम जो सेकंड प्रिंसिपल था तो उसमें जो है उन पार्टीज जो उसमें डेबिट हो रही थी, जो मतलब जैसे ए हो रहा था पिछली वीडियो में, तो उसको जो है पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। मतलब जो किसी का भी नेम है, कोई पार्टी जो है वो इन्वॉल्व है उस एंट्री के अंदर, तो उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और जो तीसरी जो अकाउंट्स आता है, तीसरे टाइप के जो अकाउंट्स आते हैं वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जैसे थर्ड प्रिंसिपल जो था कि डेबिट करेंगे ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट करेंगे ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने भी आइटम्स जो होती हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो लॉसेस होते हैं, या फिर जो प्रॉफिट होते हैं, या फिर कोई भी आपका जो इनकम्स होती हैं, कुछ भी होता है, तो वो सब जो है हम उसे नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। मतलब ये कि जो पी&एल के आइटम्स हैं हम उसे नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। पी&एल के आइटम्स क्या हैं ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या उसके अंदर लिखते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि कोई भी जो एंट्री में जो कोई भी आइटम है जो रिलेटेड है एक्सपेंसेस से, आपके खर्चे से, आपके प्रॉफिट से, या कुछ भी, तो वो सब पी&एल के आइटम्स होते हैं और उसे नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि रियल अकाउंट और जो पर्सनल अकाउंट है वो अदर देन नॉमिनल अकाउंट में आता है, या वो अदर देन जो भी रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है वो आपके इन पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट तो एक कैटेगरी होगी, और जो दूसरे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है वो इन पर्सनल कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपके एमसीक्यू में काम आएंगे। अब जो मैं आपको एक और पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ, ये पॉइंट जो है वैसे नॉलेज पर्पज़ के लिए है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपको आगे जो है जो आप आफ्टर स्कूलिंग जब पढ़ेंगे तब आप ये काम आएगा, लेकिन ये आपको समझना चाहिए। तो देयर इज एन अदर अकाउंट अदर देन द थ्री मेंशन्ड अबव कोल्ड। तो जो ऊपर जो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और जो नॉमिनल अकाउंट है, उसके अलावा भी एक कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है कि मान के चलिए कि मैंने कोई खर्चा था जो मैंने उसकी पेमेंट नहीं की। मान के चलिए ए था, ए का मैंने ए को कोई खर्चा था जो मुझे देना था, जिसकी पेमेंट मैंने नहीं की। तो वो जो है मैं अपनी बुक्स में उसकी एंट्री जो करूंगा वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से करूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये कि कोई एक्सपेंसेस थे जिनकी जो इनकर हो चुके हैं, जो मैंने कर लिए हैं, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो अभी तक मैंने ए को नहीं की है। तो ए जो है उस खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। मतलब ए जो था वो पर्सनल अकाउंट था, जो मैं आपको पहले बताया था कि कोई भी पार्टी होती है एंट्री के अंदर तो उसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और वो जो है ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई ऐसे खर्चे को जिसकी पेमेंट मैंने उसे नहीं की है, तो वो जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा उस केस में। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, एनी अमाउंट पेबल और रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन आर डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट, एडवांस इनकम अकाउंट। होता है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस का अगर मैं एग्जांपल मतलब आपको एक्सप्लेन करूं मैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये है कि जैसे ए को पहले मैंने कोई पेमेंट नहीं की थी, एक्सपेंस में जो है पहले ही इनकर हो गया था, लेकिन पेमेंट मैंने ए को नहीं की थी, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया था। लेकिन इस केस में क्या है कि एक्सपेंस होने से पहले मैंने ए को पहले ही पेमेंट कर दी किसी एक्सपेंस की जो फ्यूचर में होने वाला है, तो उसका जो है उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। और इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि ए जो था उसके
वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी बुक्स में किसी ऐसे खर्चे को जो फ्यूचर में होने वाला है, इसीलिए मैंने उसे उसे इसलिए हम उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। तो आई होप उसको आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इससे ज़्यादा डेबिट क्रेडिट रूट में कुछ नहीं है। ये जो वीडियो है इसमें सब कुछ मतलब फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में सब कुछ जो है डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड सब कुछ कवर हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने वीडियो जो है अगर अभी आपने सेकंड वाली सीधी चला ली है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोनों ही वीडियो में अलग अलग हैं और लेकिन लिंक होते हैं। तो आप फर्स्ट वीडियो पहले देख सकते हैं, सेकंड वीडियो बाद में देख सकते हैं, या फिर सेकंड वीडियो पहले देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो बाद में देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।